कॉलेजेस के अंदर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल लेना नुकसान का सौदा नहीं है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे, उनका अच्छा रैंक होता है लेकिन वो एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी ले लेंगे, एआई/एमएल ले लेंगे। अभी भी यूपीटीयू का काउंसलिंग चल रहा है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है उसमें बहुत एवरेज कॉलेज में बच्चों को अलॉटमेंट मिला है, पर उनका रैंक इतना अच्छा था कि उनको एक अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी एनआईटी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाता। हर साल इंडिया में बीटेक में एडमिशन लेने वाले जो बच्चों की संख्या है वो लगभग 15 से 20 लाख है, जिसमें से आपका 10 से 11 लाख बच्चा जो है वो जेईई मेंस का पेपर देता है। अब ये जितना ही बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, इंजीनियरिंग करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे कि जेईई मेंस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 का इस बार, या फिर जो 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं और ड्रॉप आउट करके फिर से तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए सबसे पहला चैलेंज रहता है कि उनको एक अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ करना है। अच्छा कॉलेज के लिए हम लोग लगातार आपको पिछले 3 साल से गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से आपको एक बेटर कॉलेज चूज़ करना है, कैसे उसका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या होता है, कॉलेज रिव्यूज़ के ऊपर ब्लॉग वीडियोज़ वगैरह बना करके आपको बताते हैं। लेकिन अच्छा कॉलेज अगर सेलेक्ट करने के लिए बच्चे को गाइडेंस मिल भी जाए कि भाई ऐसे बेटर कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, लगभग 3500 के आसपास में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन 3500 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज आपके ऐसे हैं जिसमें बच्चे एडमिशन हर साल ले रहे हैं और 15 से 20 लाख बच्चा जो है वो इनरोल हो रहा है। लेकिन इतनी जॉब्स नहीं है इंडिया के अंदर इस समय। अब बच्चों को ये पता रहता है कि भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर हम एडमिशन लेते हैं, सीएस है, एआई है, डेटा साइंस है, या फिर मशीन लर्निंग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इन ब्रांचेस में बच्चा थोड़ा ट्रस्ट करता है, पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं, बच्चे भी ट्रस्ट करते हैं कि भाई इन ब्रांचेस में प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी ओल्ड ब्रांचेस हैं उनमें बच्चों का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और कई सारे कॉलेजेस में सिविल इंजीनियरिंग है, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, ये ब्रांचेस खत्म भी की जा रही हैं। समस्या ये है कि बच्चों को ब्रांचेस के बारे में जानकारी नहीं है। इस समय इंडिया में जितने भी ब्रांचेस चल रहे हैं उसमें जो आपकी ओल्डेस्ट ब्रांचेस है, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल के बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपका मटेरियल साइंस है, माइनिंग है, बायोटेक है, जितनी भी आपकी ओल्ड ब्रांचेस हैं इनमें इनके बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो पहला काम ये है कि जो भी बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहा है उसको ब्रांचेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि इन ब्रांचेस का हिस्ट्री क्या रहा है, इन ब्रांचेस में होता क्या है, इन ब्रांचेस में हमको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, इसमें और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेंगी, इंटर्नशिप कैसे होती है, और इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर में जॉब लगती है। अगर हम हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो हमको क्या क्या आगे पढ़ने को मिलेगा। किसी भी एनआईटी या ट्रिपल आईटी की अगर आप किसी भी एनआईटी या आईआईटी की आप वेबसाइट खोल के देखेंगे, जब आपका गेट का एग्जाम होता है तो गेट के एग्जाम के बाद ये सब ब्रांचेस के इतने सारे आपको डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे, इतने सारे सेक्टर देखने को मिल जाएंगे। एक एक ब्रांच के अंदर कम से कम 15 से 20 ऐसे डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे बच्चों को रिसर्च करवाई जाती है, जहाँ पे बच्चे हायर स्टडीज़ में डिग्री ले रहे हैं, एमटेक, एमएस, पीएचडी कर रहे हैं और उसके बाद उनका प्लेसमेंट भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इंजीनियरिंग का जो आपका बेसिक, जैसे बीटेक जो बच्चे करने जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि बीटेक में हमको सिविल मिल जाएगा तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, या मैकेनिकल ले लेंगे तो उसमें कोई स्कोप नहीं। ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप स्विच मार सकते हो, जहाँ पे आप जॉब ले सकते हो, और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में टोटल जानकारी बच्चों को होना चाहिए। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स में आपको जॉब मिलती है, इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स में आप जा सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद, कौन कौन से प्रोफेशन में आप जॉब करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं, और इसकी नंबर ऑफ सीट्स आईआईटी के अंदर कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स आपकी एनआईटी के अंदर कितनी है, इसके अलावा प्लेसमेंट क्या रहा है, जो आपके टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, इसमें प्लेसमेंट क्या रहा है पिछले 5 सालों में। ये सब चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। इस तरीके से द मंडा चैनल पर हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे आगे भी। सिविल इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डील विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन and maintenance of the physical and naturally built environment including public works such as the roads, bridges, canals, उसके बाद डैम्स, एयरपोर्ट्स, सीवेज सिस्टम, देन उसके बाद पाइपलाइंस, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड रेलवेज। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में इतनी सारी चीज़ें आपकी आती हैं। इंडिया के अंदर इस समय आबादी सबको पता है 140 करोड़ के आसपास जो है आबादी हो गई। तो जब आबादी बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता है। इंडिया में इस समय हाईवे बन रहे हैं, इस समय एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, रेलवे में बहुत सारे आपके जो वर्क चल रहे हैं, तो जैसे मॉल्स बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स डेवलप हो रही हैं, कई सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं। किसी भी अच्छे सिटी में अगर आप बाहर निकल के देखोगे, लखनऊ है, गुड़गांव है, नोएडा है, या फिर मेरठ है, इलाहाबाद है, किसी भी सिटी में आप यूपी में चले जाइए, अगर यूपी की बात करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स नई तैयार की जा रही हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आबादी बढ़ रही है तो आबादी में क्या
होता है कि गांव से लोग शहर आते हैं, हम उनको शहर में रहना, तो जब गांव से लोग शहर आएंगे तो आबादी जो जितना बना हुआ है आपका स्ट्रक्चर है उतने में लोग रह रहे हैं, लेकिन जब आबादी बढ़ेगी तो आबादी बढ़ने के साथ साथ में नई बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है। जब नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो जब नई बिल्डिंग्स बनेंगी तो नए मॉल्स बनेंगे, नए स्कूल्स बनेंगे, अब उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि रोड्स भी बनेंगे। तो जब ये सब चीज़ें बनी रही हैं तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कम नहीं हो सकता, बल्कि आगे बढ़ेगा ही। और आने वाले समय में 2025-26 तक जिस तरीके से बच्चे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, केमिकल में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, आने वाले समय में इस सेक्टर में स्कोप और बढ़ने वाला है और ज़्यादा इसमें जो है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलने वाली हैं। किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर को अगर आप देखेंगे, ये इंडियन एक्सप्रेस का आपका एक आर्टिकल है, मैं कई बार बताता हूँ बच्चों को कि इंडियन एक्सप्रेस आपका काफ़ी अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है। इसमें आपका एजुकेशन न्यूज़ के नाम से एक पोर्टल है, उस पर आप जाकर के देख सकते हो। आ लेसन फ्रॉम आईआईटी के नाम से एक पोर्टल चलता है, उस पर आप जाकर के देख सकते हो। आईआईटीज़ के प्रोफेसर लिखते हैं कि भाई आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग चुनना क्यों एडवांटेज होगा बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में, क्योंकि जो बाकी जो ब्रांचेस हैं उसके अलावा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं तो किस तरीके से आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे, ये पूरा एक आर्टिकल दिया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स का और जितने भी आपके इंजीनियर्स हैं कोर ब्रांचेस वाले, इनका आपका यूपीएससी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे देखने को। जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है, इसमें मैकेनिकल, सिविल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन ब्रांचेस के बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। किसी भी ब्रांच का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, पर इन दो ब्रांचेस का देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा रहते हैं और इनका परफॉर्मेंस भी इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री में देखेंगे 1818 में लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की स्थापना हुई। किसी बच्चे को अगर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकता है। और इंजीनियर थॉमस डेलफोर्ड को इसके जो है पहला अध्यक्ष बनाया गया था 1828 में। इसके अलावा इनको एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ जिसने औपचारिक रूप से इंजीनियरिंग के एक पेशे के रूप में मान्यता दी, और इस चार्टर ने सिविल इंजीनियरिंग को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया था। ये पूरा विकीपीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाकर के विकीपीडिया पढ़ेंगे हिस्ट्री तो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग कब से स्टार्ट किया गया है। काफ़ी आपका पुराना ये ब्रांच है, ओल्डेस्ट ब्रांच है। देखिए, इंजीनियरिंग मानव अस्तित्व का शुरुआत से एक जीवन का अहम पहलू रही है। सिविल इंजीनियरिंग का प्रारंभिक अभ्यास 400 और 2000 ईसा पूर्व के बीच प्राचीन मिस्र, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, प्राचीन इराक इसको बोलते हैं, शुरुआत में हुआ जब मनुष्यों ने खानाबदोश अस्तित्व को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे आश्रय के निर्माण की आवश्यकता पैदा हुई। इस समय के दौरान पहिए और नौकायन के विकास के लिए परिवहन तेजी से महत्वपूर्ण हो गया था। तो जब आपका परिवहन महत्वपूर्ण हुआ, लोगों ने खानाबदोश जीवन छोड़ना शुरू किया, लोग जो है शहर में आके रहना शुरू कर दिए, घर बनाना शुरू कर दिए। तो ये आपको हिस्ट्री विकीपीडिया पे देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में जितने भी ब्रांचेस हैं आप जाकर के पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ देखने को आपको मिल जाएगा इसमें। नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की आईआईटीज़ के अंदर। आईआईटी बॉम्बे में 146, आईआईटी भुवनेश्वर में 68, आईआईटी मंडी में 46, आईआईटी दिल्ली में 108, आईआईटी इंदौर में 50, आईआईटी खड़गपुर में 77, आईआईटी हैदराबाद में 60, आईआईटी कानपुर में 118, उसके बाद आईआईटी मद्रास में 121, आईआईटी पटना में 64, आईआईटी रुड़की में 149, आईआईटी धनबाद में मतलब आईएसएम धनबाद में 61, आईआईटी रोपड़ में 32, आईआईटी बीएचयू में 110, उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी में 99, उसके बाद आईआईटी पलक्कड़ में 32 और आईआईटी तिरुपति में 37, आईआईटी जम्मू के अंदर 40 सीट है। ये आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं। टोटल कितनी 1457 सीट है आपकी टोटल आईआईटीज़ के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, लेकिन इनका प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एग्जाम देते हैं तो जितना कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद बच्चा जब आईआईटी का रैंक निकालता है तो ये रैंक वगैरह जब आप चेक करोगे इनके अंदर कि ये कितने रैंक पे बच्चे ले लेते हैं, तो कहीं पे 3000, कहीं पे 4000, कहीं पे 2000, 11 लाख बच्चों में 2-3 हज़ार जब बच्चों का रैंक आता है तो वो बच्चे इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को ऑप्ट करते हैं आईआईटीज़ के अंदर। मतलब अच्छे कॉलेजेस के अंदर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल लेना नुकसान का सौदा नहीं है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे, उनका अच्छा रैंक होता है लेकिन वो एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी ले लेंगे, एआईएमएल ले लेंगे। अभी भी यूपीटी का काउंसलिंग चल रहा है तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है उसमें बहुत एवरेज कॉलेज में बच्चों को अलॉटमेंट मिला है, पर उनका रैंक इतना अच्छा था कि उनको एक अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी एनआईटी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाता। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी जब काउंसलिंग हुआ था वहाँ पे 46,000, 26,000, 57,000 तक के बच्चे वहाँ पे काउंसलिंग कर, जबकि उनका 12th में 75% भी था। पता नहीं क्यों उन्होंने जो है इतना लेट कर दिया और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले रहे थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी खराब नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि आपको अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज नहीं लेना है। भले ही ब्रांच आपको रेयर मिल रहा हो, लेकिन कॉलेज का टैग बहुत मैटर करता है। और ये जब डीटीओ का स्पॉट राउंड हुआ था तो बच्चों ने वहाँ पे देखा था कि 72,000 रैंक वाले बच्चे बायोटेक ले रहे थे और उनको बायोटेक भी वहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को समय रहते पता होना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जो जेईई मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं साल 2024 में। उनको एग्जाम में बैठने से पहले ये सारी छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी आपकी जो अपडेट है ये बहुत जरूरी है उनके लिए जानना। ये हमारी नंबर ऑफ सीट्स एनआईटी के अंदर है 2879, और ये हमारा फीमेल की सुपर न्यूमेरिक कोटा की कितनी 80 सीट हैं। और उसके बाद अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट। आईआईटी मंडी के अंदर 2019, 2020, 2021, 2022 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखिए 20, एलिजिबल स्टूडेंट कितने थे 16, उसके बाद प्लेस कितने हुए 11, टोटल ऑफर कितने हुए मिले थे 17।
एवरेज प्लेसमेंट रहा था आपका 11.43, मतलब कि 11.43 आपका ये प्लेसमेंट रहा था एवरेज। 2020 में टोटल कैंडिडेट 18, 15 एलिजिबल कैंडिडेट थे, 8 बच्चे प्लेस्ड हुए, 10 बच्चों को 10 ऑफर मिले थे मतलब प्लेसमेंट के। उसके बाद 2021 में देखिए टोटल स्टूडेंट 20, देन उसके बाद हमारा एलिजिबल 15 थे, टोटल ऑफर प्लेस स्टूडेंट हमारे 11 और टोटल ऑफर कितने 13। 2022 में देखिए 20 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद हमारे 20 एलिजिबल, 16 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए और 18 ऑफर दिए गए थे और कितना एवरेज प्लेसमेंट था 7.83। तो 10.86, 6.9 और 7.83 ये आपका प्लेसमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिला, ये हाईएस्ट नहीं है, एवरेज प्लेसमेंट है आईआईटी मंडी का। आईआईटी गुवाहाटी का देख लेते हैं, तो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर देखिए आईआईटी गुवाहाटी में 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 साल का हम लोग देखें तो 79 देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 2022, एलिजिबल 79, प्लेस्ड कितने हुए 59, टोटल ऑफर 59 और एवरेज पैकेज देखिए 17 लाख। उसके बाद 2021 में एवरेज पैकेज 22 लाख, 2019 में 16 लाख, 2018 में 13 लाख, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ये दिए हुए हैं, प्लेस्ड कितने हुए वो भी दिया हुआ है, ऑफर कितने मिले वो भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा आईआईटी इंदौर का 12 लाख, आईआईटी दिल्ली का 14 लाख, आईआईटी रुड़की का 13 लाख, आईआईटी हैदराबाद का 10 लाख, आईआईटी मद्रास का 17 लाख परिणाम ये हमारा एवरेज प्लेसमेंट रहा है पिछले कुछ सालों में। कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने को मिलेंगे अगर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हम ऑप्ट करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे हमको? यहाँ पे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद स्टैंड ऑफ मटेरियल, ये हमें मैकेनिकल में ही पढ़ने को मिलता है। उसके बाद मटेरियल साइंस, एडवांस सर्वेइंग, उसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके बाद बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन उसके बाद क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग, उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल टेक्निक्स, उसके बाद डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, देन आपका आरसीसी डिजाइन, उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमारा हो गया मॉडर्न कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक्स। ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस में पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। अगर आपने बीटेक कहीं से कर लिया है, किसी भी कॉलेज से आपने बीटेक कर लिया सिविल इंजीनियरिंग में और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो आप एमटेक में जा सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आईआईटी सारे पीएचडी करवाते हैं, एमएस करवाते हैं, एमटेक करवाते हैं, सारे एनआईटीज़ आपके एमटेक करवाते हैं। तो इसके लिए आपको गेट का एग्जाम देना होगा और गेट का एग्जाम देने के बाद जब आप इन हायर स्टडीज़ के कॉलेजेस में पहुंचेंगे तो यहाँ का जब आप प्लेसमेंट चेक करेंगे, मैं यूजी कोर्सेज के प्लेसमेंट की भी बात कर रहा था, मैंने पीजी कोर्सेज के प्लेसमेंट की बात नहीं की है, लेकिन पीजी कोर्सेज में बहुत सारे आपको डिसिप्लिन, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे स्कोप आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए आपका एनआईटी जालंधर के अंदर सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप एमटेक करने जाते हैं तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे एमटेक करवाया जाएगा। अगर आप सिविल से जाते हैं तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमारा हो गया, उसके बाद जियो इन्वायरमेंटल, जियो टेक्निकल जियो इन्वायरमेंटल एक ही है, उसके बाद स्ट्रक्चरल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। देन आपके बाद एनआईटी भोपाल के अंदर इन्वायरमेंटल है, जियो टेक्निकल है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, उसके बाद आपका हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। उस एनआईटी कालीकट के अंदर देखिए आपका इन्वायरमेंटल है, ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर है, उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, देन उसके बाद ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन और प्लानिंग है। उसके बाद देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के टॉप रिक्रूटर्स, कहाँ कहाँ रिक्रूटमेंट होता है, कहाँ कहाँ हमको जॉब मिलती है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बाद आपका रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद आपका टाटा प्रोजेक्ट कई सारे चलते हैं टाटा के, उसके बाद पीएनसी इंफ्राटेक, लखनऊ कानपुर के बीच में जो आपका हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है, उसका टेंडर जो है वो पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। उसके बाद एरिकॉन इंटरनेशनल है, उसके बाद लार्सन एंड टर्बो एलएनटी अच्छी कंपनी है, गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, एरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। देन इसके बाद इरिगेशन में आपके बहुत सारे जॉब्स रहते हैं, पीडब्ल्यूडी में जॉब रहते हैं, जेपी ग्रुप में रहते हैं, आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद एसआर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक है। ये हमारी कंपनीज हैं जहाँ पे हमको सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके अलावा अपना सेटअप बना करके काम कर सकते हैं, अपनी टीम बना के काम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे किसी को मान लीजिए अपना घर बनाना है, किसी को अपना डिज़ाइन तैयार करवाना है, तो वो आप अपना काम कर सकते हैं, अपना सेटअप बना करके अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं इस समय सब वर्क। तो सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप की कमी नहीं है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। किसी भी ब्रांच की अगर हम लोग बात करें उसके बारे में पहले आप जानिए, समझिए, उसमें पढ़ाया क्या जाता है, उसमें कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगी, उसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सब छोटी छोटी अपडेट आपको पता होना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जो प्रेजेंट ईयर में मतलब 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ब्रांच के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज़ के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहता है, जो भी ऑथेंटिक रिव्यूज़ हम दे पाते हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।